जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, खबर आई है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो ने भारत को लेकर काफी कड़े बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि भारत का अमेरिकी कंपनियों से संवेदनशील मिलिट्री टेक्नोलॉजी जैसे कि F414 इंजन की मांग करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि भारत रशिया और चाइना से नजदीकी रखता है। साथ ही उन्होंने दोस्तों भारत पर आरोप लगाया कि भारत रशिया का कच्चा तेल खरीद कर उसे रिफाइन करके बेच रहा है, जिससे कि रूस की जंग को पैसा मिल रहा है। असल में मैं आपको बता दूं कि अमेरिका नहीं चाहता कि भारत पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बने। अगर भारत को असली ताकतवर लड़ाकू इंजन और हथियारों की ताकत मिल गई तो भारत किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। इसीलिए तरह तरह के दबाव और प्रोपेगेंडा अमेरिका के द्वारा चलाए जाते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि भारत को आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर और तेजी से चलना होगा। अभी वक्त है कि भारत को अपने इंजन, रडार और हथियार खुद बनाने होंगे और किसी देश पर निर्भर नहीं रहना होगा। फिलहाल आपको क्या लगता है दोस्तों, इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं चाइना 3 सितंबर को होने वाली परेड में एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहा है। इस मौके पर वो 4 जेट इंजन से चलने वाला स्टेल्थ ड्रोन बॉम्बर दिखाएगा। ये ड्रोन न सिर्फ रडार से बचने की क्षमता रखते हैं, बल्कि लंबी दूरी तक हथियार लेकर दुश्मन पर हमला भी कर सकते हैं। यानी कि ये बात साफ है कि चाइना अब इंसानी पायलट की जगह भविष्य में लड़ाई अनमैन्ड स्टेल्थ बॉम्बर से लड़ेगा। उसका मकसद है कम खर्च, कम रिस्क और ज्यादा ताकत दिखाना। ये ड्रोन छुपकर उड़ान भर सकते हैं, दुश्मन के इलाके में बम गिराकर लौट सकते हैं, वो भी बिना किसी पायलट की जान जोखिम में डाले। वहीं दोस्तों, भारत ने तेजी से अपने स्वदेशी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को तैयार करना शुरू कर दिया है, जो कि प्रोजेक्ट कुशा के नाम से जाना जाता है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। कुशा के तहत मैंने आपको बताया था कि 3 मिसाइलें बनेंगी, M1, M2, M3। हालांकि यहाँ पर एक और वेरिएंट आने वाला है जिसे नेवल वेरिएंट माना जा रहा है, लेकिन उस पर अभी वक्त लगेगा। M1 का पहला ट्रायल सितंबर 2025 में होगा। M2, M3 का 2026 से 2027 के बीच होगा। यूजुअल ट्रायल के बाद तुरंत इसका इंडक्शन हो जाएगा और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को इसमें लगभग 40,000 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है। वहीं दोस्तों, अमेरिकी नेवी जहाज USS सांता बारबरा इन दिनों श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट पर मौजूद है। ये जहाज दोस्तों अपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सर्विलांस क्षमताओं के लिए जाना जाता है। ऐसे में शक गहरा रहा है कि कहीं अमेरिका भारत के आने वाले मिसाइल टेस्ट पर नजर रखने की तैयारी तो नहीं कर रहा, जैसे कि चाइना अक्सर अपना रिसर्च वेसल भेजता रहता है इंडियन ओशन रीजन में। सच्चाई ये है कि अमेरिका दोस्तों हमेशा से भारत की ताकत और आत्मनिर्भरता पर संदेह करता है। आज वो दोस्ती की बात करता है, लेकिन कल को वही सबसे बड़ा रुकावट या दुश्मन बन सकता है। ऐसे में भारत को दोस्तों अब किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने दम पर ही आत्मनिर्भर डिफेंस पावर बनानी होगी। वहीं भारतीय नौसेना अब भविष्य के जंगी युद्धपोतों पर बेहद आधुनिक हथियार यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन लगाने की योजना बना रही है। इस रेलगन में बिजली और चुंबकीय ताकत का इस्तेमाल होता है। गोली या प्रोजेक्टाइल इतने तेजी से निकलते हैं कि वो 185 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक मार कर सकते हैं। इससे दुश्मन के जहाज, मिसाइल, ड्रोन और जमीनी ठिकानों को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। इससे कई फायदे मिलेंगे। सबसे पहला तो बारूद और विस्फोटकों की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए ज्यादा सुरक्षित रहेगा। हर फायर की लागत काफी कम होगी, खासकर की मिसाइल की तुलना में। लंबी दूरी और बहुत तेज गति से यह हमला कर सकेगा। लेकिन यहाँ पर चुनौतियां भी हैं, चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि स्टेबिलिटी यानी कि प्रोजेक्टाइल की स्टेबिलिटी। मैक 6 जैसी तेज रफ्तार पर गोली हवा में डगमगा सकती है। इसके लिए नौसेना DRDO और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के साथ मिलकर नए डिजाइन और गाइडेंस सिस्टम को तैयार कर रही है। इवन दोस्तों, बैरल की मजबूती भी यहाँ पर बहुत मायने रखती है। रेलगन चलने पर बैरल पर बहुत ज्यादा प्रेशर और गर्मी पड़ती है। इससे बचाने के लिए नई धातु, कोटिंग और कूलिंग सिस्टम बनाए जा रहे हैं। इस वक्त DRDO की ASL और TBRL लैब, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और प्राइवेट कंपनियां मिलकर इस प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ा रही हैं। चाइना तो ऑलरेडी अपने टाइप 055 डिस्ट्रॉयर पर इस रेलगन का टेस्ट कर चुका है। ऐसे में भारत को टेक्नोलॉजी में आगे रहने की जरूरत है। रेलगन को प्रोजेक्ट 18 डिस्ट्रॉयर और नेक्स्ट जनरेशन वॉरशिप में लगाया जाएगा। ये ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों के साथ मिलकर भारत की नौसेना को और ताकतवर बनाएगा। इससे कम खर्च से ज्यादा दूरी तक सटीक वार करना संभव होगा। वहीं दोस्तों, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के डायरेक्टर ए राजू ने बताया कि भारत जल्द ही अपनी स्वदेशी गैटलिन गन बना रहा है। गैटलिन गन दोस्तों, इसमें कई घूमने वाली बैरल होती हैं। ये बहुत तेजी से गोलियां दाग सकती है, हर मिनट में हजारों। इसका काम है दुश्मन के ड्रोन, क्रूज मिसाइल्स और लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट को नजदीक आने पर तुरंत मार गिराना। इसका इस्तेमाल हमारी तीनों ही आर्म फोर्सेस करेंगी। सेना में मोबाइल एयर डिफेंस गाड़ियों पर इसे लगाया जा सकता है। एयरफोर्स में एयरबेस और इंस्टॉलेशन को FPV और क्रूज मिसाइलों से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और भारतीय जो जंगी युद्धपोत है उसमें इसको लगाकर नजदीकी खतरे से जहाज को सुरक्षित रखा जा सकता है। आजकल आप सबको मालूम है कि ड्रोन और सस्ते हवाई हथियार तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत अभी भी विदेशी सिस्टम जैसे कि AK-630 पर निर्भर है। अपनी गैटलिन गन बनाने से भारत को आत्मनिर्भरता और एयर डिफेंस दोनों में मजबूती मिल जाएगी। गैटलिन गन भारत के लिए अंतिम सुरक्षा कवच होगी, जो मिसाइल, ड्रोन और नजदीकी खतरों को पलक झपकते ही मिटा देगी। भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका को लेकर एक और बड़ी अपडेट सामने आई है। ये दुनिया का वो पहला स्टेल्थ फाइटर जेट होगा जिसके इंटरनल वेपन बे में ही फ्यूल टैंक फिट किए जाएंगे। मतलब इंटरनल वेपन बे में एक फ्यूल टैंक और 2 अस्त्र मिसाइलें होंगी, जिससे कि ये लंबी दूरी तक की लड़ाई कर सकता है, या फिर 2 फ्यूल टैंक लगाकर
बिना हथियार के भी ये लंबी दूरी तक उड़ सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इसके स्टेल्थ जो क्षमता है वो प्रॉपर बनी रहेगी, यानी कि एक्सटर्नल टैंक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेंज और मिशन फ्लेक्सिबिलिटी दोनों बढ़ जाएंगे। इवन दोस्तों F-22, F-35 और J-20 में भी ये सुविधा नहीं है। आसान भाषा में मैं बताऊं तो AMCA का ये डिजाइन F-35 से भी आगे निकल जाएगा। वहीं दोस्तों नई सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण करते हुए इंडिया टुडे की ओशनेट टीम ने एक बड़ा खुलासा किया। इस सैटेलाइट तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान की नेवी के जो वॉरशिप्स हैं वो अपने नौसैनिक अड्डों से हटकर कमर्शियल डॉक्स में खड़े किए गए। कुछ जहाजों को पाकिस्तान ने सिर्फ अपने पश्चिमी बंदरगाह ग्वादर में भी भेज दिया है, जो कि ईरान की सीमा के पास स्थित है। यानी कि पाकिस्तानी नौसेना अपने जहाजों को बिखेर कर सुरक्षित जगहों पर छुपाने की कोशिश कर रही है, ताकि उन पर किसी भी हमले या निगरानी का खतरा कम हो सके। इसके अलावा दोस्तों एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां एक आर्मी के जवान कपिल को टोल प्लाजा पर गुंडों ने बुरी तरीके से पीटा। वजह सिर्फ इतनी थी कि जवान ने टोल पर लग रही लंबी लाइनों और जाम का विरोध किया, क्योंकि उसकी छुट्टी खत्म हो गई थी और उसे ड्यूटी पर वापस जाना था। लेकिन तभी 10 से 15 गुंडे मिलकर जवान पर टूट पड़ते हैं और सरेआम तालिबानी अंदाज में उसकी पिटाई करते हैं। सच में दोस्तों ये लानत है उस समाज पर जो अपने ही सैनिकों को पीटता है। लानत है उन अधिकारियों पर जो ऐसे मामले पर चुप रहते हैं। हमारे जवान सरहदों पर दुश्मनों से लड़ते हैं और यहाँ उन्हें टोल, एयरपोर्ट, रेलवे और पुलिस तक से जूझना पड़ता है। ये बहुत मुश्किल और दुखद समय है दोस्तों। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों भारत ने नेपाल को मिलिट्री एड दिया है। बता दें कि भारत के विदेश मंत्री विक्रम मिस्री ने काठमांडू में नेपाली सेना को 6 लाइट स्ट्राइक वाहन, महत्वपूर्ण मेडिकल उपकरण, 2 मिलिट्री डॉग्स और 6 घोड़े सौंपे हैं। ये कदम दोनों देशों के बीच मजबूत रक्षा साझेदारी और भरोसे को दिखाता है। वहीं ग्रुप कैप्टन राजीव कुमार नारंग जी ने कहा कि विदेशी नौसैनिक फाइटर जेट पर ज्यादा निर्भरता भारत की अपनी तकनीकी और आत्मनिर्भरता को नुकसान पहुंचा सकती है। इवन उन्होंने कहा कि LCA नेवी से मिली सीख भविष्य में AMCA की नेवल वेरिएंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भले ही सीमित संख्या में LCA नेवी को शामिल करने से भारत को एक्सपीरियंस और तकनीकी सुधार भी मिलेगा। और इवन उन्होंने बताया कि टेडबिया प्रोजेक्ट नया और जोखिम भरा है, इसमें बहुत समय लग सकता है और तब तक ये पुराना हो सकता है जब तक ये अपने प्रोडक्शन में आएगा। चाइना तेजी से 5th और 6th जनरेशन के फाइटर जेट बना रहा है। ऐसे में भारत को AMCA पर फोकस करना चाहिए। हालांकि डॉक्टर नारंग ने कहा कि राफेल मरीन की जरूरत अभी जरूर है, लेकिन भविष्य में आपको स्वदेशी लड़ाकू विमानों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। वहीं दोस्तों अगले महीने लगभग 35 MiG-21 बाइसन रिटायर होने वाले हैं। ये विमान पुराने और खतरनाक हो गए थे, लेकिन दोस्तों अब सुझाव ये दिया जा रहा है कि क्या इन्हें अनमैन्ड एरियल व्हीकल में बदलकर इनका फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे UAV के रूप में कई तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि टारगेट ड्रोन यानी कि पायलट ट्रेनिंग और मिसाइल टेस्टिंग के लिए, डिकॉय यानी कि दुश्मन के रडार को धोखा देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, कम्युनिकेशन रिले यानी कि युद्ध क्षेत्र में नेटवर्क बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है, रिकॉनेसेंस करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और इवन कामिकेजी ड्रोन में इसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो सकती है, यानी कि एक तरफा हमला करके दुश्मन के बड़े ठिकानों को उड़ाने के लिए। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा, ये नया UAV बनने में सस्ता होगा। पहले से मौजूद MiG-21 का जो स्ट्रक्चर और स्पेयर पार्ट्स है वो मिलते रहेंगे, ट्रेनिंग और बेहतर हो जाएगी। लेकिन चैलेंजेस भी है यहाँ पर, क्योंकि पुराना डिजाइन है, इसको ज्यादा अपग्रेड की जरूरत पड़ेगी। सुरक्षा संबंधी खतरे भी हैं, अगर कंट्रोल खो जाए तो फिर क्या कर सकते हैं। एयरफ्रेम काफी पुराना है, ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। नतीजा MiG-21 को UAV में बदलना सस्ता और स्मार्ट ऑप्शन हो सकता है, जब तक कि भारत के नए ड्रोन जैसे कि तपस पूरी तरीके से तैयार नहीं हो जाता। वहीं दोस्तों सोलर ग्रुप की कंपनी EL ने एक नया नागास्त्र 2B ड्रोन बनाया है। ये खास बंकर बस्टर वेरिएंट है जो मजबूत कंक्रीट बंकर और दुश्मन के मेन बैटल टैंक्स को खत्म कर सकता है। इसकी कई खासियतें हैं, जैसे कि भारी बंकर और टैंकों को तोड़ने की क्षमता, डे नाइट सेंसर्स लगे हैं, दिन रात में टारगेट को पकड़ सकता है, इवन पैराशूट रिकवरी सिस्टम है यानी कि दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, GPS गाइडेड प्रिसीजन स्ट्राइक कर सकता है, पोर्टेबल लॉन्चर से इसे जल्दी डिप्लॉय किया जा सकता है। नागास्त्र 1 की 480 यूनिटें पहले से ही सेना को मिल चुकी है और अब नागास्त्र 2 और नागास्त्र 2B से भारत को मिलेगा सस्ता, ताकतवर और देसी प्रिसीजन हथियार। वहीं दोस्तों भारतीय नौसेना की SSBN INS अर्धिमान, इसके लगभग ट्रायल्स पूरे हो चुके हैं, जिसे कि S4 के नाम से जाना जाता है। ये 7000 टन वाली अरिहंत क्लास की एडवांस पनडुब्बी है। 2025 के अंत तक ये नौसेना में शामिल हो सकती है। इसकी खासियतों की बात की जाए तो इसमें नया 83 मेगावाट न्यूक्लियर रिएक्टर है जो कि ज्यादा ताकतवर है। इसमें 8 मिसाइल ट्यूब्स हैं जो 24 K-15 या फिर 8 K-4 मिसाइलें ले जा सकती है। इवन K-5 मिसाइल जिसकी रेंज 6000 किलोमीटर है उसे भी ये दाग सकती है और इवन दुश्मन को बिना पता लगे लंबे समय तक ये समुद्र में रह सकती है। 70% से ज्यादा देसी तकनीक और कंपनियों का योगदान है इसमें। INS अर्धिमान दोस्तों भारत की समुद्री परमाणु ताकत को और मजबूत करेगी और ये चीन और पाकिस्तान की बढ़ती पनडुब्बी ताकत का एक बड़ा जवाब होगा और भारत की न्यूक्लियर ट्रायड को ये पूरा करेगा। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तो ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।